नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने एक बार फिर लेकर अपना नया वीडियो। और ये वीडियो बनाया है हमने अपने नए क्वेश्चंस पर जो हमारे क्लाइंट्स हैं हमसे पूछते रहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस वो पूछते हैं हमसे प्राइजेस को लेके, डेवलपमेंट को लेके, अप्रिशिएशन को लेके, और कौन सा पॉकेट बढ़िया है, कौन सा सेक्टर बढ़िया है, ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहिए, यमुना में करना चाहिए, नोएडा में करना चाहिए, इंडस्ट्री में, रेजिडेंशियल में, इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते रहते हैं। प्राइस कहाँ तक जाएगा, 2 साल बाद आपको क्या लगता है, 1 साल बाद आपको क्या लगता है। तो इन सब के ऊपर हमने एक छोटा सा एनालिसिस हम करते रहते हैं और सबसे शेयर करते रहते हैं। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस पिक किए हैं और जिनका आंसर हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस पिक करके आपको क्वेश्चन के अगेंस्ट में आंसर हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं और आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजंस लेने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया है वो ये लिया है कि जो प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है, ये प्राइस अप्रिशिएट होता रहेगा, मैक्सिमम पे चला गया है यमुना में, खासकर सेक्टर 18-20 में, या यहाँ से डिक्लाइन शुरू होगा। तो इस पे जो हमने लोगों को हमारा जो आंसर होता है, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड जब ये प्लॉट्स 30 लाख के थे 2019-2020 में, तब से लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा काफ़ी बार हुआ है, जब ये 40 लाख के हुए, 60 लाख के हुए, 70 लाख के हुए, लोगों को लगा कि बहुत मैक्सिमम हो गए हैं और इसमें भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो बेसिक रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यमुना रीजन अभी रॉ है और इसमें बहुत अच्छे प्लान्स हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा देखेंगे तो थोड़ा सा सैचुरेटेड है, डेवलप्ड है पर सैचुरेटेड है। नोएडा देखेंगे तो ज़्यादा सैचुरेटेड है, दिल्ली देखेंगे तो उससे ज़्यादा सैचुरेटेड है। जहाँ सैचुरेशन है, ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं और नए प्लान्स नहीं है, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट एप्रिसिएशन होता है। जो प्रॉपर्टी का जो होता है, प्लॉट का अपना जो प्रॉपर्टी का डिफ़ॉल्ट एप्रिसिएशन होता है वही होता है। लेकिन जहाँ पे प्लान्स हैं अच्छे और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वहाँ पे अभी बहुत एप्रिशिएशन होना है। और ये यमुना रीजन है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, एयरपोर्ट अपने आप में बहुत मेजर प्रोजेक्ट है। बहुत सारे आर्टिकल्स हम टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ते हैं, सारे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। एयरपोर्ट आने के बाद इसके 20 to 25 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर ये बहुत सारा अपना डेवलपमेंट, प्राइस एप्रिशिएशन, प्रॉपर्टी, इन्फ्लेशन, सभी कुछ होना है। एयरपोर्ट को देखें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट और भी प्लान कर रही है। फिल्म सिटी आ रहा है, कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। कनेक्टिविटी पे आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी ऐसे सिटीज़ हैं जो एक्सप्रेस वे से कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ डेवलपमेंट बहुत होता है। ये ऑलरेडी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से कनेक्टेड है, यमुना एक्सप्रेस वे बिल्कुल ऊपर से निकलता है, यमुना एक्सप्रेस वे से कनेक्टेड है ये वाला रीजन। ये तो शुरू से ही यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे बना हुआ है। फिर और भी कनेक्टिविटी हो रही है पीछे से। आपकी जो ट्रेन्स की कनेक्टिविटी है, बुलेट ट्रेन्स की कनेक्टिविटी है, मेट्रो का प्लान है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है पाइपलाइन में। इंडस्ट्री हैं, इतनी मेजर मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ। पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 10,000 मीटर स्क्वायर मीटर और 20,000 स्क्वायर मीटर की मेजर इंडस्ट्रीज़ होती थी। लेकिन यमुना पे देखें तो 1-1 लाख स्क्वायर मीटर, 2-2 लाख स्क्वायर मीटर की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप हो रही हैं। अथॉरिटी लगभग 5,000 इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट पहले ही कर चुकी है और अभी उनमें धीरे धीरे पोजेशन चल रहा है, डिलीवरी चल रही है। तो और हर 2-3 महीने में आप देखेंगे एक बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो जा रही है, पोजेशन हो रही है, लोग अपनी इंडस्ट्री बना भी रहे हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरा, बहुत ही वेल मैनेज्ड रीजन है। अभी तक क्या होता था कि हमारे जितने इंडस्ट्री के सेक्टर्स होते थे उसमें सारी इंडस्ट्री मिक्स्ड आती थी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम फॉरेन की तरह क्लस्टर्ड वे में आ रही है। जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मेडिकल लाइन से एसोसिएटेड हो गई, टॉय पार्क हो गया, एप्रल पार्क हो गया, तो इस टाइप से क्लस्टर्ड वाले, तो उनको रॉ मटेरियल भी वहाँ पे ऑफिसेज, उनकी प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे, उनके जो गुड्स की डिलीवरी है उसका, उनके सारे सॉल्यूशन उनको वहीं सेम क्लस्टर में, सेम एरिया में, और बहुत बड़े हजार जो एकड़ के इनके क्लस्टर्स और सेक्टर्स बनाए गए हैं। तो इसलिए ये रीज़न में जो प्लान्स हैं वो भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं और लॉन्ग टर्म के प्लान्स हैं और बहुत अच्छा एप्रिशिएशन इनमें बाकी है। एक और है कि जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना होता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि जी एयरपोर्ट आएगा उस वक्त में पीक प्राइस होगा तो उस वक्त में हम एग्जिट कर लेंगे, निकल जाएंगे, तो एयरपोर्ट तक ही प्राइस बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि एयरपोर्ट के बाद भी प्राइस बढ़ते रहेंगे।
एयरपोर्ट अभी तो शाम के 5 बजे 6 बजे के बाद जो अंधेरा हो जाता है, ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होती। हाँ, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे प्राइजेस से। जैसे जैसे लोगों में पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहा है प्रॉपर्टी की तरफ, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और प्राइस बढ़ रहे हैं, सच है ये। लेकिन एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ और बढ़ जाएंगी। अभी तो 5-6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, उसके बाद होटल इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से यहाँ पे होटल सेटअप होने स्टार्ट होंगे, टूर एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्रीज, एयरलाइंस के ऑफिस सेटअप होंगे। तो डेवलपमेंट एयरपोर्ट स्टार्ट होने के कम से कम 3-4 साल तक चलता रहेगा, साथ ही प्राइजेस भी बढ़ते रहेंगे। टैक्सी, कैब्स वगैरह पूरा यहाँ पे 24 घंटे 24/7 का ऑपरेशन हो जाएगा। तो एयरपोर्ट के आने के बाद भी प्राइस बढ़ते रहेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी क्या होता है कि जैसे राम मंदिर के टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं एग्जिट कर गए थे अयोध्या से। उनको लगता था कि बस राम मंदिर से पहले ही अपना प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हो जाएगा और एग्जिट कर लो। और बहुत सारे लोगों का एनालिसिस ये भी था कि राम मंदिर के बाद भी प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन आपको मीडिया में भी बहुत अच्छी आपकी न्यूज़ आई, आपने देखा होगा राम मंदिर से पहले तो अयोध्या 2-3 साल तक बहुत चलता रहा, बहुत प्रॉपर्टी वहाँ पे बूम होती रही। राम मंदिर ओपन होने के बाद वहाँ पे एकदम से सडन ऐसा जंप आया कि 100% तक प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हो गया, जो अभी तक चल रहा है। बड़े बड़े ग्रुप आ गए वहाँ पे जो होटल सेटअप कर रहे हैं, बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पे रेप्लिकेट होना है। और देखिए, हम लोग ज्योतिषी नहीं है, हम कोई ऐसा मतलब एनालिसिस करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम सारे फैक्टर्स को टेबल पे रख के फोरकास्ट करते हैं। तो वी आर मोर क्लोजर टू रियलिस्टिक जो सिचुएशन होती है उसके हम ज़्यादा क्लोज होते हैं। अगर हमारे फोरकास्ट देखेंगे, मतलब हम जानबूझ के अपने जो वीडियोस हैं उनमें फोरकास्ट डालते हैं। 6-6 महीने पे हम अपने फोरकास्ट और अपने एनालिसिस आपसे शेयर करते रहते हैं। और हमारा एक बहुत बढ़िया एनालिसिस था जो हमने 2020 में जब फिल्म सिटी आया था 500 मीटर के प्लॉट के ऊपर बनाया था। अगर वो आप देख लेंगे 2020 का वीडियो आज भी हमारे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसमें हमने कहा था कि 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट सबसे ज़्यादा आगे रहेंगे, हमेशा लीड करेंगे और सबसे आगे चलेंगे। आज का सिनेरियो भी वही है। अगर आप सारे प्लॉट्स देखेंगे, 300 से ज़्यादा बड़ा साइज़ है 500 स्क्वायर मीटर का, लेकिन एयरपोर्ट के पास है, जो उनकी रोड साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है। तो उसके ऊपर हमने फिल्म सिटी के सामने है और हमने उसका फोरकास्ट किया था, वो आज भी चल रहा है। मतलब आज भी 500 स्क्वायर मीटर के इस टाइप के बहुत सारे एनालिसिस हमने किए हैं और फोरकास्ट किए हैं। तो मैं नहीं कहता कि सारे एनालिसिस ठीक है, लेकिन 99% हमारे एनालिसिस अपने वीडियोस देखेंगे तो सारे एक्यूरेट हैं। चलिए हम दूसरा आपको क्वेश्चन पिक करते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा साइज़ बेटर है, कौन कौन से साइज़ हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे 60 मीटर से साइज़ शुरू होता है। 60 मीटर है, 90 मीटर है, 120 मीटर है, उसके बाद आपका 162 मीटर है, 200 मीटर है, 300 मीटर है, 500 मीटर है, उसके बाद 1000 है, 2000 है। रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, 4000 स्क्वायर मीटर है। तो 300 से बड़े तो आपके जो 2009 के हैं, 300, 500, 1000, 2000, 4000, उसमें तो आपको विदाउट रजिस्ट्री भी ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जो 2009 के बाद की स्कीम के जितने भी प्लॉट हैं, चाहे वो 300, 500 का हो, 200 का हो, 100 का हो, जितने छोटे प्लॉट्स हैं वो तो 2009 के बाद ही आए थे। जो आपके 162 और 120 मीटर के 2015-16 में आए थे, 90 मीटर के आए थे, 60 मीटर के आए थे, वो बाद में आए थे। तो सभी में जो भी आपके 300 मीटर से छोटे प्लॉट्स हैं उनमें तो रजिस्ट्री होके ही ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो 300 और 500 वाले, 2009 वाले, उसमें आपका अनरजिस्टर्ड में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसमें लेना कौन सा बेटर है? हम लोग सब लोगों को बोलते हैं कि 300 स्क्वायर मीटर एक बेस्ट है अगर आपका बजट है। तो अगर आप 500 का लेना चाह रहे हैं, उससे भी मैं आज की डेट में हम पिच करते हैं कि आप 300 स्क्वायर मीटर में जाएं, क्योंकि 300 स्क्वायर मीटर का आज की डेट में ही ऑलरेडी लगभग जो जनरल प्लॉट है 2.25 करोड़ का है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, 2.25 करोड़ का प्लॉट होता है। अगर मान लीजिए 1 साल बाद इसमें प्राइस बढ़ता है तो ऑलरेडी 3-4 करोड़ का प्लॉट हो जाएगा 1 साल 2 साल बाद। जो भी आपकी अपना एनालिसिस है, मेरा इतना फोरकास्ट है कि हाँ, ये लगभग आज जो है 2.25 करोड़ का है, जल्दी ये 3 और 3.5-4 करोड़ का हो जाएगा। इतनी जल्दी ट्रांजैक्शन होगा नहीं। तो बड़े प्लॉट्स में जाएंगे तो उनका वैल्यू और बढ़ जाएगा। हाँ, उनमें ठीक है, प्रीमियम ज़्यादा मिलता है, एप्रिसिएशन भी ज़्यादा हो सकता है उनमें, लेकिन वो सेल बहुत कम होते हैं। आज की डेट में 1000 मीटर के प्लॉट्स बहुत कम सेल होते हैं, उनके बहुत कम कस्टमर हैं। लेकिन 300 स्क्वायर मीटर के काफ़ी सारे कस्टमर अभी भी हैं, फ्यूचर में भी रहेंगे। छोटे प्लॉट्स में अगर आप 162, 120 में जाते हैं, ठीक है। अगर आपका बजट नहीं है तो ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो आप जा सकते हैं, वेरी गुड। 120 मीटर वाले में अभी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं 22D में, अभी बहुत सारे ऑप्शंस अभी आने हैं, जैसे 17C में हैं और सेक्टर 16 में हैं, सेक्टर 18 में भी नई अलॉटमेंट में 120 मीटर के आए हैं। तो और इन्वेंट्री आएगी तो थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हो जाएगा।
120 मीटर वाले अभी करीब 1.2 CR के हैं, 162 मीटर वाले करीब 1.5 CR से स्टार्ट होते हैं, 90 मीटर वाले लगभग 95 से लेके 1 करोड़ तक 90 मीटर आता है, 60 स्क्वायर मीटर लगभग 70 से 80 लाख के बीच में मिलता है। सबसे कॉस्टली पर स्क्वायर मीटर में 60 मीटर का है, क्योंकि डिमांड ही उसकी इतनी ज़्यादा है, सप्लाई उसकी लिमिटेड है। तो ये मैंने आपको प्राइजेस बता दी। अब ये पूछते हैं कि ये वाला प्लॉट आगे कहाँ तक जाएगा, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि एयरपोर्ट आने तक तो प्राइस बढ़ेंगे बढ़ेंगे, एयरपोर्ट के बाद भी बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कैसी मार्केट रहेगी, मीडिया में क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर क्या डेवलपमेंट होता है। ग्राउंड के ऊपर डेवलपमेंट तो चल ही रहा है, अथॉरिटी सारा डेवलपमेंट कर रही है, रोड्स बन रही हैं, सारा बहुत बड़ा शहर है, तो टाइम तो लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको दिखता रहेगा कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। जहाँ पहले आईजे पॉकेट ही डेवलप हुए थे, आज की डेट में बहुत सारे पॉकेट डेवलप हो गए हैं, बहुत सारे मकान बन गए, लगभग 250 प्लस कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं यमुना में 300 मीटर में। अगर आप देखेंगे केवल आईजे में ही 60 के करीब मकान, जो कंप्लीशन वाले मकान है, वो बन गए हैं। तो एक और क्वेश्चन आता है कि रजिस्टर्ड लेना और अनरजिस्टर्ड लेना किस में से क्या सेफ है। देखिए, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड का बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अनअप्रूव्ड है या रिस्क है या कुछ है। अनरजिस्टर्ड में कोई रिस्क नहीं है, मैप पे भी है, लगा हुआ भी है। और आप सोचिए, जब ड्रॉ होता है तो लोग आंख बंद करके, ना जमीन का पता होता है ना कुछ होती है, तब भर देते हैं, उनका प्लॉट निकल आता है। यहाँ तो मौके पे प्लॉट लग गए हैं, लगे हुए प्लॉट हैं, मैप्स आ गए हैं, सारे रोड्स बन गई हैं, उनको ब्लॉक्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड में कोई भी रिस्क नहीं है। प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, अथॉरिटी का प्रोसेस इसमें बहुत बढ़िया है। प्रोसेस है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके सारे हों, डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज आपको सारी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे। और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं। आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर होता है और जो पेमेंट रिसिप्ट्स होती हैं, चालान होते हैं, ये कोर डॉक्यूमेंट्स हैं। अथॉरिटी में नाम होता है, जो सेलर है उसका नाम होगा, सेलर की केवाईसी होगी, बस इतना ही। उसके बाद जो आपका ब्रोकर है वो आपको प्रोसेस बता देगा, समझा देगा कि कैसे प्रोसेस होता है। अनरजिस्टर्ड में और भी कन्वीनियंस है, आपकी जो ट्रांजैक्शनल चार्जेस हैं, केवल ट्रांसफर चार्ज लगते हैं। आपने कोई प्लॉट खरीदा तो आप केवल 2.5 लाख के ट्रांसफर चार्ज दे रहे हो, फिर आप उसको बेच देते हो, तो 2.5 लाख के आपके जो ट्रांसफर चार्ज हैं वो आपके लगे। वहीं रजिस्टर्ड में आप जो है ट्रांसफर चार्ज भी दे रहे हो, रजिस्ट्री चार्ज भी दे रहे हो, तो आप जल्दी में ही उसे बेचते हो तो ज़्यादा पैसा लगता है। 6.5 लाख रुपए की रजिस्ट्री लगती है आपकी। लीज रेंट भी आप अगर मान लो जमा करा दो, या रजिस्टर्ड आपने लिया तो लीज रेंट ऑलरेडी जमा होगा, 6.5 प्लस 2.5, तो आपका लगभग 9 लाख रुपए के करीब वहाँ पे लग गया। अब उसमें जब 9 लाख रुपए लगा, ट्रांजैक्शनल जो चार्जेस है 9 लाख रुपए, तो वो आपको रिकवर करने में भी टाइम लग जाता है। इतना प्रीमियम 9 लाख का ठीक है, हो जाता है यहाँ पे बहुत जल्दी, 10 लाख 20 लाख का जो जंप है एकदम से आ जाता है, लेकिन उसमें 9 लाख जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है वो आपकी माइनस होगी। तो ये आपको देखने वाली बात है। तो दोनों के, मैं नहीं कहता कि अनरजिस्टर्ड, ना ही मैं अनरजिस्टर्ड का कोई फेवर कर रहा हूँ, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपना डिसीजन आराम से ले सको। जिसको लोन लेना है उसके लिए ऑप्शन ही रजिस्टर्ड है, जिसको रिस्क फैक्टर कम करना है क्योंकि रजिस्ट्री है तो पक्का काम है, तो उसको रजिस्टर्ड लिए, दिख रहा है डेवलप्ड है, रजिस्टर्ड है तो डेवलप्ड है। मकान बनाना है जिसको, उसके लिए रजिस्टर्ड बढ़िया है, तो रजिस्टर्ड भी अच्छा है, सारी पेमेंट जमा होती है। अब रजिस्टर्ड की अपनी एडवांटेज है, तो दोनों की ही अपनी अपनी है। जो इन्वेस्टर है उसको होल्डिंग टाइम चाहिए, उसके लिए अनरजिस्टर्ड सबसे बढ़िया है। रजिस्टर्ड आप लोगे, एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपने रजिस्टर्ड प्लॉट लिया तो आज तो रजिस्ट्री हुई नहीं होगी उसकी, इमीडिएट तो ही नहीं होगी। मोस्टली जो लोग सेल करते हैं रजिस्टर्ड प्लॉट, वो 2.5 साल पूरा होने के बाद, 2 साल पूरा होने के बाद, या तीसरा साल जो हो जाता है पेनल्टी लगनी शुरू होती है, तब सेल करते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड प्लॉट खरीदते हैं, आपके तैयारी टाइम तो बचा ही नहीं, तो आप पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है, आपको कंप्लीशन कराना पड़ता है। तो ये बहुत सारे दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। अगर आपको मकान बनवाना है, ठीक है, होम लोन का बेनिफिट चाहिए, या आपको कैपिटल गेन से रिलेटेड बेनिफिट चाहिए, तो आपको रजिस्टर्ड चाहिए। तो ये अपनी अपनी एडवांटेज है। तो एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं कि जंगल है, अभी खाली पड़ा है यमुना, प्राइस इतने बढ़ गए हैं, प्राइस डाउन आएंगे। और ये क्वेश्चन मैं फेस कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, जब 50-60 लाख के थे तब से। और हम सारे वीडियो में हमने ये बोला है कि यमुना के प्राइस ग्रेटर नोएडा को सरपास करेंगे। फर्स्ट वीडियो में 2020 में जब यहाँ पे 1/5 प्राइस थे, तब से हम बोल रहे हैं। रीज़न उसका कॉन्फिडेंस ये था कि यहाँ पे डेवलपमेंट है, बड़ी मेजर प्लान्स हैं, और ये इन्वेस्टर हब है। इन्वेस्टर से डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अदरवाइज 30 लाख के प्लॉट जो है इतने नहीं होते, 2.25 करोड़ का प्लॉट नहीं होता 30 लाख का। यहाँ पे प्लान्स अच्छे हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, और नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एक नहीं मल्टीपल रीजन्स हैं। और आने जहाँ पे सैचुरेशन है वहाँ पे डिफॉल्ट एप्रिसिएशन होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेटर नोएडा में भी आप देखेंगे जब जब यमुना के प्राइस बढ़ते हैं, 1 महीने बाद ग्रेटर नोएडा में प्राइस बढ़ते हैं।
पहले यमुना के प्राइस बढ़ जाते हैं, फिर 15-20 दिन बाद फिर लोग जब उधर फ्लो करते हैं, अरे यमुना के प्राइस बढ़ गए, ग्रेटर नोएडा लो, फिर वहाँ पे डिमांड जनरेट होती है, फिर वहाँ के प्राइस बढ़ जाते हैं। हम ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहे हैं पिछले 3 साल से। जो ग्रेटर नोएडा के प्राइस भी बढ़ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं। ये एयरपोर्ट मेजर रीज़न है। जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब प्राइस यमुना में बढ़ जाता है तो वापस आके वो ग्रेटर नोएडा परचेज करने लगते हैं। ग्रेटर नोएडा में उनको थोड़ा सा सेफर साइड दिखाई देती है, डेवलपमेंट दिखाई देता है कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, बढ़िया है, कुछ यहाँ लेंगे तो रिस्क नहीं है, ये सब चीज़ें वो कंसिडर करते हैं, तो ग्रेटर नोएडा ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो यमुना के प्राइस हैं वो यमुना के प्राइस ग्रेटर नोएडा के प्राइस से काफ़ी ऊपर जाने हैं, आने वाले टाइम में सरपास करेंगे 100%। तो ये मैंने क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड कवर किया। अच्छा, एक विच पॉकेट इज़ द बेस्ट पॉकेट, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। 100 मीटर रोड पे लगे हुए पॉकेट सबसे बढ़िया पॉकेट्स हैं, और भी बहुत सारे पॉकेट्स हैं। IJ बढ़िया हैं, 7A बढ़िया हैं। और एक क्वेश्चन मैंने ये कवर किया है कि कंस्ट्रक्शन क्लॉजेस क्या हैं और कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो वो मैंने आपको बताया 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन की क्लॉजेस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको छोटी सी समरी में बता देता हूँ। जो टोटल एरिया है उसका 75% तक हम बना सकते हैं। यहाँ पे जो हाइट है आपकी 2.5 हाइट है, और जो आपको मिनिमम जो कंप्लीशन करना होता है वो आपको कवर्ड एरिया का 50% करना होता है। जैसे आपका कवर्ड एरिया 75% है तो उसका 50%, टोटल 37.5% आपको कवर्ड जो है कवर करना है। और कंप्लीशन के लिए क्या क्लॉज होती है कि आपकी वैसे तो आपको बहुत सारे बिल्डर्स हैं कंप्लीशन बनाते हैं, उनके पास सारी क्लॉजेज होती हैं, अप्रूव कंप्लीशन करा के देते हैं। बट हाई लेवल पे जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, बाउंड्री होती है, बाउंड्री होनी चाहिए, गेट होनी चाहिए, एक प्रॉपर वॉशरूम होना चाहिए, आपका किचन होनी चाहिए, कमरा होना चाहिए, और कवर्ड एरिया इतना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से मैंने आज के ऑलमोस्ट जितने सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए थे, मेजर ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और ये था कि प्राइस कहाँ तक बढ़ेंगे, तो मैंने, आप समझ गए होंगे, मैंने जवाब दिया अभी प्राइस बहुत बढ़ेंगे। और लोग कहते हैं कि प्राइस डाउन आ जाएंगे या डाउन आ गए हैं, बीच बीच में थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो वो लोग डाउन बोलते हैं, मैं उसको डाउन नहीं बोलता, मैं उसको करेक्शन बोलता हूँ। ये एक साइंटिफिक वो है। जैसे शेयर मार्केट आपने देखा होगा, ओवरऑल देखेंगे तो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी जिगजैग होती है। जब एकदम से 30% बढ़ेगा तो थोड़ा सा 4-5% करेक्ट भी होगा, तो उसको डाउन वाला नहीं कहते, उसको करेक्शन बोलते हैं। जो लॉन्ग टर्म में आप चलोगे तो ओवरऑल आपका बढ़ ही रहा है, उसमें डाउन नहीं आ रहा, उसमें करेक्शन हो रहा है। जब भी आपका 20% अगर जंप करेगा तो उसमें 2-3% करेक्शन होगा, 30% जंप करेगा तो उसमें 4-5% करेक्शन होगा, 10% जंप करेगा तो फिर उसमें 1-2% आपका करेक्शन होगा। तो ये वीडियो हमने बनाया आपकी नॉलेज के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो और आप थैंक यू भी बोलना चाहो तो कमेंट्स में थैंक्स ज़रूर बोल दीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स क्वेश्चन ज़रूर डालिएगा। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।